हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो 2 दिन के रेस्ट के बाद अगेन हम लोग मिल रहे हैं और इस वीकेंड में हम लोग काफ़ी कुछ करने वाले हैं। ये चैप्टर एलसीएम एचसीएफ हमारा कंप्लीट हो जाएगा और अर्थमेटिक अंक गणित वाले पार्ट पे हम लोग मूव कर जाएंगे। चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम लोग टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। तो एक अच्छा चैप्टर एलसीएम एचसीएफ आप लोगों का चल रहा है। बात करूं अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सवाल बनते हैं इस चैप्टर से, नो डाउट 1 से 2 सवाल बचे देखे गए हैं आपके ग्रुप डी एग्जाम में। और रेलवे के मैं किसी भी एग्जाम की बात करूं तो एलसीएम एचसीएफ एक इम्पोर्टेंट चैप्टर वहां पर देखने को मिला है। तो सभी को नमस्कार है भाई, जय हिंद। शुरू करें अपनी क्लास। तो कुछ क्वेश्चन छूट गए थे हमारी लास्ट क्लास के, एक बार उनको देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पे। 2-3 सवाल रह गए थे तो उनको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। सवाल है, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम 15 और 300 है। दोनों संख्याओं का डिफरेंस 15 है, तो उनका योग यानी कि सम क्या होगा? भाई यहां हमें दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस अंतर दिया हुआ है और दोनों का योग यानी कि सम पूछ लिया है। हमें नहीं पता, और यहां पर हम एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल वाला तरीका भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वहां से हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर कुछ नहीं मिलेगा वहां से तो फिर क्या करेंगे? मैंने कल एक तरीका और बताया था कि भाई उसने संख्याओं का डिफरेंस हमें दिया हुआ है और योग पूछ रहा है, मतलब वो इंडिविजुअल संख्याओं की बात कर रहा है। तो हम उन संख्याओं का रेशियो, उन संख्याओं का अनुपात कुछ मानकर चलेंगे। मैं मान लेता हूं कि वो जो संख्या, दो संख्याओं की वो बात कर रहा है ना, ये दो संख्या, भाई वो संख्या ए और बी के रेशियो में है, जहां पर प्यारे बच्चे ए और बी क्या है? को प्राइम है, यानी कि सह अभाज्य, जिनमें से कुछ भी कॉमन ना आए। जिनमें से कुछ भी कॉमन ना आए उनको बोलते हैं को प्राइम, यानी कि सह अभाज्य। अब अगर ए और बी हमारा रेशियो है और एचसीएफ हमें 15 दिया हुआ है, तो ओरिजिनल नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे? आप कहेंगे सर एचसीएफ से गुणा कर दो, यानी कि एक संख्या हो जाएगी मेरी 15a और प्यारे बच्चे दूसरी संख्या हो जाएगी मेरी 15b। भाई मैंने क्या किया? मैंने एचसीएफ से गुणा कर दिया रेशियो को। देखो ये चीजें उन्हीं बच्चों को समझ में आएंगी जिन्होंने पिछली क्लास का रिवीजन किया है। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं की है उनको कुछ भी यहां पल्ले नहीं पड़ेगा। तो दो संख्या हमारे पास आ गई। अब हमको दिया हुआ है डिफरेंस, अंतर। तो अगर मैं इसमें से ये घटा देता हूं तो 15a माइनस 15b बराबर कितना है बच्चे? 15। अगर मैं यहां से 15 बाहर ले लूं कॉमन, तो a माइनस बी कितना आ गया? 15। तो 15 से 15 कट गया एक बार, यानी कि बच्चे a माइनस बी मुझे कितना मिल गया? 1। a माइनस बी कितना मिल गया? 1, क्योंकि मुझे अंतर दिया हुआ था। एक बात उसने और बोली है कि भैया उनका जो है ना वो एलसीएम 300 है। अगर हमें दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ होता है, दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ होता है, तो क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा? एचसीएफ गुणा ए गुणा बी बराबर एलसीएम, पढ़ा है ना आपने? तो एचसीएफ कितना है? 15, और ए और बी का रेशियो तो मैं मानकर ही चला हूं ए बी, और एलसीएम कितना है? 300। तो 15 से कटेगा 20 बार, यानी कि ए गुणा बी कितना मिल गया? 20। अब आप लोग पेन को साइड में रख दो, आप लोग पेन को साइड में रख दो और मुझे बताओ, ऐसी कोई दो संख्या, ऐसी कोई दो संख्या जिनको मल्टीप्लाई करने पर, भाई ए गुणा बी कितना है? 20। तो बच्चा ऐसी कोई दो संख्या जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 20 आए और जिनका अंतर 1 आए, क्या आप ऐसी कोई दो संख्या मुझे बता सकते हो? बताइए। क्विज को एक बार मैं चेक करा लूंगा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चा।
लगाओ भाई दिमाग। ऐसी कोई दो संख्या जिनको गुणा करने पर 20 और जिनको घटाने पर 1 आए। क्या आपका जवाब होगा यस? वेरी गुड। कि सर 5 चौके 20 होता है, 5 गुणा 4 20, और अगर मैं 5 में से 1 घटाता हूं तो 5 में से 4 घटाता हूं तो मुझे 1 मिल जाएगा। यानी कि सर वो दो संख्या 5 और 4 होंगी। ये तो ए और बी की वैल्यू मिल गई आपको, 5 और 4। तो एक संख्या क्या हो जाएगी? 15 गुणा 5 75, और एक संख्या क्या हो जाएगी? 15 गुणा 4 60। आपसे क्या पूछा है? योग पूछा है, तो योग निकाल दो। 75 प्लस 60, 5 7 और 6 13, 135। बस हो गया। ठीक है, चलो आप इसको थोड़ा सा पहले भी शॉर्ट कर सकते थे। थोड़ा सा पहले मैं आपको बताता हूं कैसे। थोड़ा सा पहले भी हम इसको कैसे कर सकते थे? ऑप्शन की हेल्प लेके। भाई मुझे ये करने की जरूरत नहीं थी, मुझे ये भी करने की जरूरत नहीं थी, मुझे ये भी करने की जरूरत नहीं थी। सर जब ये सब करने की जरूरत नहीं थी तो फिर आपने तो सारा रफ कर दिया, ऐसे कैसे? हाँ भाई कर दिया मैंने। देखो मैंने यहां पर ए और बी रेशियो माना, तो HCF मेरा 15 था, तो संख्या हो गई मेरी 15A और 15B। हो गई ना? आप कहेंगे हाँ सर हो गई। मुझसे सवाल में पूछा है संख्याओं का योग। क्या पूछा है? संख्याओं का योग। अगर मैं संख्याओं का योग करने जाऊंगा तो क्या बच्चे मुझे 15A प्लस 15B करना पड़ेगा? आप कहेंगे हाँ जी सर, संख्याओं का योग तो ऐसे ही होगा क्योंकि ओरिजिनल संख्या तो 15A और 15B है, और अगर हम इनका सम यानी कि योग करेंगे तो हमें जोड़ना पड़ेगा। आप कहेंगे हाँ भैया। अगर मैं यहां से 15 को कॉमन ले लूं तो क्या बचे? ब्रैकेट में A प्लस बी बचेगा। कोई दिक्कत है किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं कि जो भी मेरा आंसर होगा वो 15 का मल्टीपल होगा कि नहीं? भाई जब मैं योग निकालने गया तो मैंने यहां से 15 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में A प्लस बी। भाई A प्लस बी की कुछ भी वैल्यू आए लेकिन बाहर तो 15 ही रहेगा ना बच्चे। इसका मतलब है कि मेरा जो आंसर है वो 15 का मल्टीपल 15 से कटने वाला होगा। ऑप्शन में जो आंसर 15 से नहीं कटते उनको हटा दो। तो आप कहेंगे सर 15 से 130 नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, एक ही ऑप्शन है 15 से कटने वाला, तो उसको लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है और कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होता आया है कि 3 ऑप्शन हटे हैं, और ये तो आपके ग्रुप डी 2022 में हुआ सवाल ही है जिसमें 3 ऑप्शन हट गए। तो ये चीजें भी हम धीरे धीरे अपनी कवर अप करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। ये सवाल देखिए, वेरी गुड। देखेंगे भाई सवाल को, क्या है सवाल में एक बार। रिकॉर्डेड क्लास फंस फंस कर चल रही है। कौन सी रिकॉर्डेड क्लास बच्चे? देखो यदि दो संख्याओं का योग 84 है और उनका HCF और LCM 3 और 124 है तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, सम ऑफ रेसिप्रोकल। बच्चे हमसे क्या पूछा है? सम ऑफ रेसिप्रोकल। पहले मैं क्या करूंगा, आपको पहले से डिटेल में समझाऊंगा। मैं पहले डिटेल में करेंगे, फिर मैं आपको इसका डायरेक्ट तरीका बताऊंगा कि अगर व्युत्क्रम का योग यानी कि सम ऑफ रेसिप्रोकल पूछेगा तो डायरेक्ट क्या क्या फॉर्मूला हमें रखना है। पहले हम इसे डिटेल में समझते हैं। कैसे? भाई हमें दिया हुआ है दो संख्याओं का योग, HCF और LCM दिया हुआ है। क्या हम HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या से कुछ निकाल पाएंगे? कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। भाई LCM और HCF दिया हुआ है, गुणा कर दो, कोई फायदा ही नहीं है। अब हमें योग भी दिया हुआ है, मतलब हमें वो रेशियो मानना पड़ेगा दोनों संख्याओं का, A और B।
हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, हमें रेशियो मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया रेशियो ए और बी है किसी दो संख्याओं का जिनकी वो बात कर रहा है, और जहां पर ए और बी क्या है बच्चे, सह अभाज्य है। व्हाट डू यू मीन बाय सह अभाज्य? सर जिसमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा, को प्राइम जिनका HCF 1 होता है। ओके, अब हमने अगर ए और बी रेशियो मान लिया तो भैया अब सवाल कहता है भाई HCF तो 3 है, मतलब मेरी ओरिजिनल संख्या हो जाएंगी 3A और दूसरी हो जाएगी 3B। मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया है फॉर्मूला कि अगर ए और बी का रेशियो दिया हो तो HCF से अगर हम गुणा करते हैं रेशियो को तो मुझे ओरिजिनल संख्या मिलती है। अब हमें ऊपर की लाइन में योग दिया हुआ है, अगर मैं योग निकालता हूं तो 3A प्लस 3B बराबर कितना है 84। अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले लूंगा तो A प्लस बी बराबर 84, तो ये जाएगा 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24, यानी कि बच्चा A प्लस बी कितना आ गया 28। बक्से में बंद कर दो, बक्से में बंद कर दिया मैंने। आगे बढ़ो, आगे उसने दिया हुआ है कि भाई एलसीएम 124 है। तो भैया जब हमें ए और बी का रेशियो दिया होता है तो हमारा एक फॉर्मूला जिंदाबाद होता है HCF गुणा ए गुणा बी बराबर क्या, एलसीएम। तो लगा दो यहां पर HCF कितना है 3 और ए और बी का रेशियो ए बी बराबर एलसीएम कितना है 124, तो 3 चौके 12, ओके इससे नहीं कटेगा ना ये, हाँ। तो ए गुणा बी कितना आ जाएगा, ए गुणा बी आ जाएगा 124/3। ए गुणा बी कितना आ गया 124/3। ऐसे ही रहने दो इसको, आपको कोई दो संख्या मानने की जरूरत नहीं है, आपको दो संख्या मानने की जरूरत नहीं है, आप इसको 124/3 रहने दो। अब कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग। बच्चे व्युत्क्रम क्या होता है, देखो रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल यानी कि अगर मैं व्युत्क्रम की बात करूंगा, सपोज अगर मैंने लिखा कोई संख्या ए, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा ना वो 1/a होगा। क्या होगा 1/a। अगर मैंने कोई संख्या लिखी ए और बी तो इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, व्युत्क्रम हो जाएंगे 1/a और 1/b। ये होते हैं रेसिप्रोकल्स, ये होते हैं रेसिप्रोकल्स। अब आपको a प्लस बी मिल गया, a b मिल गया, आपसे कह रहा है व्युत्क्रमों का योग। ओरिजिनल संख्या मेरे पास ये थी, अगर मैं इनके व्युत्क्रम करता हूं तो 1/3a और दूसरी संख्या हो जाएगी 1/3b, और उनका योगफल उसने पूछा है तो जोड़ दिया। क्या बच्चे यहां से मैं 1/3 कॉमन ले सकता हूं, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1/a प्लस 1/b। मैं इसका डायरेक्ट तरीका बताऊंगा, मैंने बोला ना अभी मैं डिटेल में करा रहा हूं। भाई 3 मैंने कॉमन ले लिया तो 1/a प्लस 1/b। अब इसे कर लो जरा, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी अपॉन ए बी। ठीक है, बस आपको क्या दिया हुआ है, a प्लस बी की वैल्यू आपके पास है क्या, हाँ जी है सर 28, और ए बी की वैल्यू है क्या सी, हाँ जी सर है 124, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 से 3 गया तो ये जाएगा 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 4 एकम 4। आंसर आ गया 7/31। कितना आ गया आंसर 7/31। तो ये तो हो गया इसका डिटेल्ड मेथड। अब मैं आपको बताता हूं बच्चा इसका शॉर्ट मेथड क्या होगा, जरा देखना। मैं सब रफ कर रहा हूं, सब कुछ मैं रफ कर रहा हूं आपको। तो सवाल में आप एक बार पढ़ो, ये सवाल डायरेक्ट पूछा गया है एग्जाम में, हर एग्जाम में, चाहे मैं एसएससी का एग्जाम कहूं, चाहे मैं किसी टीचिंग एग्जाम की बात करूं, चाहे मैं रेलवे का एग्जाम कहूं, हर बार ये डायरेक्ट सवाल पूछा गया है। आपको क्या देगा, आपको संख्याओं का योग दे देगा, आपको संख्याओं का योग दे देगा 84, आपको HCF दे देगा, HCF कितना है 3, आपको LCM दे देगा, कितना है जी 124, 124। ठीक है, अब आपसे कहेगा व्युत्क्रम का योग। बच्चे जब भी व्युत्क्रम का योग आपसे पूछेगा, ये सब 3 चीज देकर व्युत्क्रम का योग,
तो हमेशा फॉर्मूला याद रखना योग बटे HCF गुणा LCM, ये होता है व्युत्क्रम का योग। योग बटे HCF गुणा LCM। अब ये चीज तो याद रहेगी। चलो ठीक है, पिछला सवाल मैंने डिटेल में समझाया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उत्सुक होते हैं कि सर एक बार ओपन करके ना बताओ खुल के क्यों क्यों चीजें कैसे कैसे बनी। अब इस चीज को आप डायरेक्ट याद रखो कि जब भी व्युत्क्रम का योग आपसे पूछा जाएगा तो संख्याओं का योग बटे HCF गुणा LCM। संख्याओं का योग कितना है जी 84, HCF कितना है जी 3, LCM कितना है जी 124। तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 7 चौक 4 सत्ते 28 और 4 से कटेगा 4 तिया 12, 4 एकम 4, 7 बटे 31, ऑप्शन नंबर डी। याद रहेगा ना, कोई दिक्कत? 84 कहां से आया? वाह मेरे शेर वाह। एक बार सवाल पढ़ लेते तो शायद आपको पता चल जाता कि 84 कहां से आया है। ठीक है भाई, ये व्युत्क्रम का योग का फॉर्मूला याद रहेगा ना, संख्याओं का योग बटे HCF गुणा LCM। और अगर संख्याओं का अंतर दे देगा तो योग की जगह अंतर रखना है, नीचे HCF गुणा LCM ही रखना है। अगर संख्याओं का योग देगा तो ऊपर योग, संख्याओं का अंतर देगा तो ऊपर अंतर, बस। आगे बढ़े, चलो ये सवाल और देखिए भाई, फिर मैं टाइप चेंज करता हूं, एक आसान सा टाइप आपके लिए लेकर आता हूं। फिर ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है। कह रहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है, उनके एलसीएम और HCF का गुणनफल, एलसीएम गुणा HCF का गुणनफल दिया हुआ है, उनके एलसीएम और HCF का व्युत्क्रम का योग पूछा है। ये कुछ और सवाल है, यहां वो फॉर्मूला मत लगा देना, उसने एलसीएम और HCF के व्युत्क्रम का योग पूछा है। तो यहां ये सवाल ही अलग है, ये सवाल ही अलग है। आपको एलसीएम और HCF निकालने पड़ेंगे, फिर उनके रेसिप्रोकल करके उनका सम निकालना पड़ेगा। तो यहां बच्चा हमें संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है 4:3, और हमें एलसीएम और HCF का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है। और हमने तो एक फॉर्मूला पढ़ा जहां एलसीएम गुणा HCF हमें मिलता है कि भाई एलसीएम गुणा HCF बराबर दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन होता है कि नहीं, कि एलसीएम गुणा HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहां हमें एलसीएम गुणा HCF तो दिया हुआ है और संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है। बच्चा सामने देखो, जब भी हमें संख्याओं का रेशियो दिया होगा तो हम अपनी तरफ से HCF कुछ मान लेंगे, अपनी तरफ से मान लो कुछ भी। मान लिया मैंने कि HCF R है, मुझे HCF तो दिया ही नहीं है, मैंने मान लिया कि मेरा जो HCF है वो R है। या HCF छोड़ो, आप HCF छोड़ो, मैं थोड़ा सा आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट बताता हूं कि जब भी हमें संख्याओं का रेशियो दिया होगा तो रेशियो से ओरिजिनल संख्या हम अगर मानते हैं, भाई ये 4:3 का रेशियो है, तो मेरे ओरिजिनल संख्या मानने के लिए इसको मैं कहूंगा 4R और इसको मैं कहूंगा 3R। क्या कहूंगा? 3R। आपके दिमाग में सवाल आएगा, आपके उंगलियां तड़पेंगी ये लिखने के लिए कि यार ये R क्या होता है। मैं आपको पहले ही बता दूं, अपनी उंगलियों को रेस्ट दो, जो ये R होता है ना, ये रेशियो से जब आप ओरिजिनल संख्या लिखते हो तो आप इस संख्या को R से मल्टीप्लाई करते हो, इस संख्या को R से मल्टीप्लाई करते हो। R एक ऐसी संख्या होती है जो रेशियो से मल्टीप्लाई होने के बाद उसे ओरिजिनल संख्या में बदल देती है, जिसको हमने HCF नाम दिया था कि भाई अगर मैं रेशियो को ओरिजिनल संख्या में बदलूंगा तो मैं HCF से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये 4R और ये 3R हो जाएगा मेरे ओरिजिनल संख्या, और मैंने इसको मान लिया। अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है एलसीएम गुणा HCF बराबर दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन। एलसीएम गुणा HCF तो सीधा सीधा हमको 432 दिया है, और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो 4R इंटू 3R। देखो 4 से जाएगा 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 3 से जाएगा 3 तिया 9, 3 छिंग 18। R गुणा R होता है R स्क्वायर बराबर 36। तो यहां से R कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 36, और अंडर रूट ऑफ 36 कितना होता है? 6। अंडर रूट ऑफ 36 कितना? 6। अब अगर R की वैल्यू हमें मिल गई
अगर हमें आर की वैल्यू मिल गई तो फिर बचा ही क्या है, फिर तो आप ओरिजिनल संख्या भी निकाल सकते हो कि भाई 6 चौके 24 और 6 तिया 18। अब कह रहा है कि भाई इनका एचसीएफ और एलसीएम के व्युत्क्रमों का योग। अब आप 24 और 18 का एचसीएफ निकाल दो और एलसीएम निकाल दो। भाई एचसीएफ की बात करेंगे तो जो मैक्सिमम कॉमन आएगा वो तो 6 ही रहेगा, और अगर मैं एलसीएम की बात करूंगा तो पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 24 दूनी 48, 24 तिया 72, और 18 के पहाड़े में भी 72 आता है। बस इनका व्युत्क्रम करो 1/6 प्लस 1/72। ठीक है भैया, तो आप क्या करेंगे, आप इनका क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दो या इनका 72 आप एलसीएम मान लो, तो 12 छिंग 72 और 72 एकम 72, 13/72 आ रहा है। कुछ और पूछा है क्या? कुछ और पूछा है क्या? यही आना चाहिए। कि भाई दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया हुआ है 432। एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग, भाई एलसीएम एचसीएफ हमने निकाल दिए, व्युत्क्रमों का योग तो ऐसे ही आएगा। 13/72 है ना, यही आना चाहिए। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है ना? यस, ठीक है, तो 13/72 एक ऑप्शन आप जोड़ लो, क्योंकि रेसिप्रोकल का सम तो यही बनेगा 13/72 ही, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, 72 आया है बच्चे, इन इन दोनों का एलसीएम आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर लो। 1/6 प्लस 1/72 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 72 एकम 72 प्लस 6 एकम 6, और फिर 6 गुणा 72, यहां से भी करेंगे तब भी आपको 13/72 ही मिलेगा। ये आ रहा है ना? यस। चलो आगे बढ़े, अच्छा सवाल था भाई, ये लिटरली अच्छा सवाल था। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलता हूं। एक बड़ा सिंपल सा टाइप है अब जो मैं कराने वाला हूं, और आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत इंटरेस्ट, कि भाई एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पावर नंबर्स, पावर नंबर्स क्या होते हैं? पावर नंबर्स लाइक जैसे मैंने बोला 2 की पावर 3, 3 की पावर 18, 5 की पावर 27, इनको बोलते हैं पावर नंबर्स। तो अगर पावर नंबर्स की मैं बात करता हूं तो उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलता है, क्या उनके तरीके होते हैं, जरा एक बार देखो। एग्जाम में आते हैं सवाल यहां से और मैं दिखाऊंगा आपको। पहले एक एग्जांपल मैं आपको करा देता हूं, बहुत सिंपल है, मतलब शायद पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, शायद पेन उठाने की भी जरूरत। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक संख्या मेरे पास 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 6 है, दूसरी संख्या मेरे पास है 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2 है, और तीसरी संख्या मेरे पास है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2। ये मेरे पास कोई 3 नंबर है। अब इन 3 नंबर के हमें एलसीएम और इनके एलसीएम और एचसीएफ मुझे लेने हैं। पहला संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीनों नंबर के एलसीएम एचसीएफ। अब कुछ कंडीशन है, आप सामने देखो, सीखोगे तभी कर पाओगे, और सीखने के लिए आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान मुझे चाहिए प्लीज। जब हम इन संख्याओं के, जैसे पावर वाली संख्या होती है, इनके एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं, आपको ये तो मैं पढ़ा चुका हूं, कि भाई ये जो होती है संख्या, इनको बोलते हैं बेस।
बेस किनको बोलते हैं? 257, 2357, इनको बोलते हैं बेस। और पावर किसको बोलते हैं? पावर बोलते हैं जो संख्या ऊपर इनके लगी हुई है, दैट आर कॉल्ड पावर्स, दैट आर कॉल्ड पावर्स। अब जो मैं बात बताने वाला हूं उसको गौर से सुनना। जो बेस होते हैं ना, जो बेस संख्या होती है, बेस नंबर होते हैं, ये प्राइम होने चाहिए। बेस नंबर, जो बेस नंबर होते हैं, जो बेस संख्याएं होती हैं, दैट शुड बी प्राइम, उनको अभाज्य ही रहना पड़ेगा। अगर नहीं है तो हम उनको अभाज्य में बदलेंगे। ये बात ध्यान रखना, स्टार लगा लो इस पे। बेस नंबर को अभाज्य रहना पड़ेगा। ओके, तो बेस नंबर क्या हमारी सारी की सारी अभाज्य हैं? 2 3 5, 2 5 7, 2 3 5 7। हाँ सर, ये सारी के सारी प्राइम है, अभाज्य है। अब आपने ये डिसाइड कर लिया, आपने चेक कर लिया कि जो हमारे बेस नंबर हैं, जो बेस संख्या है, वो सारी की सारी अभाज्य हैं, प्राइम है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं एलसीएम की और एचसीएफ की, अब बहुत आसान है। सबसे पहले मैं बात करूंगा बच्चे एलसीएम की। एलसीएम कैसे निकलता है? एलसीएम ऐसे निकलता है, आपको कंपेयर करना है। एलसीएम के केस में कंपेयर, जैसे पहली संख्या में 2 की पावर 3 है, यहां 2 की पावर 4 है और यहां 2 की पावर 2 है। तो आपने 2 की पावर को उठाया, फिर आपने क्या किया? अगर मैं एलसीएम ले रहा हूं ना, तो मैक्सिमम पावर को उठाना है। एलसीएम के केस में किसको? मैक्सिमम पावर को, मैक्सिमम पावर को उठाना है बस। ठीक है, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, मैक्सिमम पावर क्या है? 2 की पावर 4, मैक्सिमम पावर को। तो 2 की पावर का काम खत्म हो गया। आगे बढ़ो, अब 3 की पावर 4, यहां 3 की कोई पावर ही नहीं है और यहां 3 की पावर 2, यहां 3 की पावर 2। अब हमें यहां 3 की पावर या तो यहां मिली है या यहां मिली है, बीच वाले में 3 की पावर नहीं थी। लेकिन जब मैं एलसीएम ले रहा हूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है कि भैया बीच वाले में 3 की पावर क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या करें। जब भी मैं एलसीएम ले रहा हूंगा तो 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2 मुझे केवल 2 संख्या में मिली, तो इसमें से मैं मैक्सिमम को उठा लूंगा, 3 की पावर 4 को। बस आगे बढ़ो, फिर मैं आ गया 5 की पावर 6, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब इसमें से मैक्सिमम कौन सी पावर है? 5 की पावर 6। ओके, आगे बढ़ो, अब आ जाओ, यहां तो सारी खत्म हो गई, यहां आ जाओ 7 की पावर 2 और 7 की पावर 2। ठीक है भैया, 7 की पावर केवल 2 जगह ही मुझे मिली, तो एज इट इज 7 की पावर 2 को यहां लिख लो। तो एलसीएम के केस में प्यारे भाई आपने एक बात सीखी कि जब हम एलसीएम निकाल रहे होते हैं तो हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं। 2 की पावर देखा, तीनों संख्याओं में जो मैक्सिमम है उसको उठा लिया। फिर हम 3 की पावर के पास गए, यहां थी, यहां नहीं थी, यहां थी, कोई बात नहीं, मैक्सिमम पावर को उठा लो। फिर हम गए 5 की पावर 6, यहां है और यहां है, मैक्सिमम को उठा लो। फिर हम गए, अब तो यहां कुछ नहीं है, यहां 7 की पावर 2, वहां 7 की पावर 2, तो 7 की पावर 2 बराबर थी तो उठा लिया। एलसीएम के केस में। एचसीएफ के केस में थोड़ा संभल के चलना है। एचसीएफ के केस में प्यारे बच्चे संभल के चलना है। एचसीएफ के केस में नंबर शुड बी कॉमन, कॉमन संख्या होनी चाहिए, कॉमन संख्या होनी चाहिए, होनी चाहिए, ये कंपलसरी है भाई। जो कॉमन संख्या नहीं है एचसीएफ में हम उसे नहीं लेंगे, ये बात ध्यान रखना। एचसीएफ के केस में कॉमन संख्या मिलनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो यहां 2 की पावर 3 है, तो यहां भी 2 की कोई ना कोई पावर होनी चाहिए और यहां भी 2 की कोई ना कोई पावर होनी चाहिए एचसीएफ के केस में। और किसको उठाना है? मिनिमम पावर को उठाना है, मिनिमम पावर को लेना है, बस मिनिमम पावर को उठाना है।
और पावर कॉमन होनी चाहिए। अब यहां 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, मिनिमम पावर क्या है? 2 की पावर 2। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल कहता है कि भाई ये 3 की पावर 4 है, यहां 3 की कोई पावर नहीं है, तो फिर मैं 3 को लूंगा ही नहीं। यह बात समझने वाली है कि यहां 3 की पावर 4 है, यहां कोई 3 की पावर नहीं है। अब यहां बेशक 3 की पावर हो, लेकिन मैंने बोला कि कॉमन संख्या होनी चाहिए। या 3 की पावर यहां थी, यहां कोई 3 की पावर नहीं है, तो HCF में मैं 3 को लूंगा ही नहीं। कॉमन होना चाहिए तीनों में। अब यहां 5 की पावर 6 है, यहां 5 की पावर 3 है, यहां 5 की पावर 2 है। मिनिमम पावर 5 की पावर 2 को ले लो, 5 की पावर 2 को ले लो। बस 7 की पावर यहां है, लेकिन यहां नहीं है, मैं HCF में लूंगा ही नहीं। HCF तो बहुत ही सख्त है भाई, सख्त यानी कि उसके रूल रेगुलेशन बहुत तगड़े हैं HCF के, कि भाई कॉमन होना चाहिए। किसी एक में भी कॉमन नहीं है, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो 2 की पावर तीनों में कॉमन थी, मिनिमम पावर को उठा लिया। 5 की पावर तीनों में कॉमन थी, मिनिमम पावर को उठा लिया। ठीक है भाई, बात क्लियर है? अगर तीनों में है और पावर 0 है, तो पावर 0 का मतलब क्या होता है भाई? किसी भी संख्या की पावर 0 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर 0 1 होता है। चलिए सवाल दिखाता हूं, आपके ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, जरा देखेंगे बच्चे इसको कैसे करेंगे। मैक्सिमस नहीं, मैक्सिमम, मैक्स, मैक्स, मैक्स लिखा है ना। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम। चलो आगे बढ़ो, ये सवाल पे दिमाग लगाओ। पहले देखो कि क्या सब प्राइम नंबर है, क्या प्राइम नंबर है। जैसे पहली संख्या 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, कॉमा, इसका मतलब यहां से दूसरी संख्या शुरू हो गई, 7 की पावर 1, और ये तीसरी संख्या है। आपको यहां क्या पूछा है? एलसीएम। एलसीएम का मतलब है पावर का कंपैरिजन करो। जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, यहां 2 की पावर नहीं है, लेकिन एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम पावर को लेना है, तो मैक्सिमम पावर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, यहां 3 की कोई पावर नहीं है, और यहां 3 की पावर 3, मैक्सिमम पावर को लेना है 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, मैक्सिमम पावर कौन सी है? 5 की पावर 2। आगे आ जाओ, यहां तो खत्म हो गया, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, मैक्सिमम पावर है 7 की पावर 2। किस ऑप्शन में है? 3 3 2 2, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। आ गया सबकी समझ में? अगर मैं यहीं पर HCF आपसे पूछने लगूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? बच्चा इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब HCF भी बता दो मुझे, तो आप कैसे करोगे? अगर मैं कहूं कि HCF भी बताओ, तो कैसे आप करोगे? बताओ बताओ बताओ। HCF के केस में कॉमन पावर होनी बहुत जरूरी है, कॉमन संख्या, कॉमन बेस होना बहुत जरूरी है। यहां 2 की पावर है, यहां है, लेकिन तीसरी संख्या में 2 की पावर नहीं है, मैं 2 को लूंगा ही नहीं। यहां 3 की पावर है, यहां 3 की पावर नहीं है, मैं 3 को लूंगा ही नहीं। यहां 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, मिनिमम पावर को उठाना है, दैट इज 5 की पावर 1। तो HCF कितना हो जाएगा? 5, 5। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आप लोगों का है। लगे रहो बच्चे, बहुत आगे जाओगे।
ये सवाल करिए जरा। सवाल है 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 की पावर 5 की पावर 7 की पावर। एनटीपीसी 2021। पहले चेक करो जो बेस है वो सारे के सारे प्राइम है ना? बिल्कुल है सर। उसने एलसीएम पूछा है और एलसीएम के केस में कंपेयर करके मैक्सिमम पावर को लेना है। 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, मैक्सिमम पावर को उठा लो। 3 की पावर 4, 3 की पावर 6, मैक्सिमम पावर को उठा लो। 5 की पावर 3, 5 की पावर 5, मैक्सिमम पावर को उठा लो। 7 की पावर यहां है लेकिन यहां नहीं है, कोई बात नहीं, एज इट इज ले लो। 4 6 5 2, 4 6 5 2, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। पेन उठाने की जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल आपने बिना पेन उठाए कर दिया। आगे बढ़ो, ये सवाल करो। एमटीएस 2024 में पूछा गया सवाल है भाई। ए की वैल्यू दी हुई है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। एचसीएफ बताना है। एचसीएफ बताओ बताओ बताओ। एचसीएफ का मतलब है कॉमन पावर होनी बहुत जरूरी है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, मिनिमम पावर को उठाओ। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 2, मिनिमम पावर को उठाओ। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, मिनिमम पावर को उठाओ। 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर 1, मिनिमम पावर को उठाओ। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 5 गुणा 7। देखो 5 की 4 में गुणा करो, 5 चौके 20, और 9 की 7 में गुणा करो, 9 सत्ते 63। 63 दूनी होता है 126, यानी कि आंसर आ गया 1260। आ गया सभी का? एलसीएम एचसीएफ सॉरी 1260। एनटीपीसी लेवल 2 सीबीटी 2 का सवाल है, जरा देखिए बच्चे इसको। ये आपकी एक्स की वैल्यू है जी, ये आपकी वाई की वैल्यू है जी, और जेड इक्वल टू वहां लिखा हुआ है, तो मैं ये कह देता हूं ये आपकी जेड की वैल्यू है। आपको बताना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की बात जब भी मैं करूंगा तो मुझे कॉमन पावर होनी चाहिए, बेस भी। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, मिनिमम पावर को उठा लो। 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 1, मिनिमम पावर को उठा लो। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, मिनिमम पावर को उठा लो। 7 की पावर 3, 7 की पावर 2, 7 की पावर 1, 8 3 5 और 7। 8 की 5 में गुणा कर दो, 8 पंजे 40, और 3 की 7 में 21, और 21 चौके 84, यानी कि 21 चौके 84, आंसर आ जाएगा 840। आ गया सभी का 840। 420 आ रहा है कैसे? अच्छा, ये 2 की पावर 2 लेना था ना मिनिमम पावर, 3 क्यों ले लिया तुमने? 2 की पावर 2 लेना है भाई, क्या बात कर रहे हो तुम लोग, गलत कर दिया तुमने। 5 चौके 20 और 7 तिया 21, 420 आएगा, है ना? मिनिमम पावर को उठाना था, तो 2 की पावर 2। क्यों गलत करते हो भाई? चलो माफ कर रहा हूं तुम लोगों को, कोई बात नहीं, अपने ही बच्चे हो। ये सवाल करो। देखिए भाई, कह रहे P बराबर 2 की पावर 8, 3 की पावर 5, Q बराबर 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, R बराबर 3 की पावर 5 और 2 की पावर 7। हमें बताना है इनका उच्चतम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में बच्चा कॉमन होना जरूरी है।
और मिनिमम पावर, लेकिन 2 की पावर 8 यहां है लेकिन यहां नहीं है भाई, 2 को मैं लूंगा ही नहीं। 3 की पावर 5, अच्छा है, सॉरी 2 की पावर 8, 2 की पावर 3, 2 के बाद में लिखा हुआ है, तो 2 की पावर 3 ले लो, 3 की पावर 5, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, छोटी पावर को ले लो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। अच्छा ऐसे लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, आगे बढ़े। यस, एक बच्चे की क्वेरी है कि सर जो है ना, अगर बेस प्राइम ना हो तो क्या करें? तो भाई उसको बदलेंगे। कैसे बदलेंगे सर? भाई सपोज अगर ऐसे हुआ, आपको एक संख्या दी हुई है 4 की पावर 5 गुणा 6 की पावर 2, दूसरी संख्या दी हुई है आपको 12 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। इस तरह की संख्या आपको दी हुई है और आपसे बोला है बताओ HCF क्या होगा या फिर LCM क्या होगा। इन दैट केस हम क्या करते हैं जरा देखेंगे। भाई पहले हमने देखा कि यार जो ये बेस संख्या है प्राइम नहीं है, ये अभाज्य नहीं है, तो हम इनमें डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट तरीका नहीं लगाएंगे बच्चा, पहले हम इनको अभाज्य में बदलेंगे। मैंने आपको तरीका बताया है क्या, कि अगर a की पावर m और उसकी भी पावर n है, इसका मतलब होता है a की पावर m गुणा n। बताया है कि नहीं मैंने आपको? अगर मैंने आपको बताया है a गुणा b उसकी पावर m, तो इन दोनों की पावर m हो जाएगी। ये दोनों मैंने कई बार आपको लिखवाए हैं। बताओ है कि नहीं बच्चा? अगर मैं आपसे कहूं कि इन बेस को पहले प्राइम में बदलो, पहले अभाज्य संख्या में बदलो, तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे 4 है, 4 को मैं कह सकता हूं 2 की पावर 2 और उसकी पावर क्या बचेगी 5। अब जैसे बच्चा ये 6 है, तो 6 को मैं कहूंगा 2 तिया 6। भाई संख्या को तोड़कर ना आपने अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर में बदलना है, संख्या को तोड़कर प्राइम नंबर में। अब जैसे b है, 12 को मैं क्या कह सकता हूं 4 तिया 12। भाई 12 को मैं क्या कह सकता हूं बच्चे 4 गुणा 3, और 4 को मैं क्या कह सकता हूं 2 का स्क्वायर, है ना। तो 12 को मैं कहूंगा 2 का स्क्वायर गुणा 3 और उसकी पावर 2, 4 को मैं कहूंगा 2 का स्क्वायर और उसकी पावर 3, और 5 को कहूंगा 5 की पावर 2। अभी जो मेरा प्राइम फोकस है ना, वो इनको प्राइम संख्या में बदलना है। अब इनकी मल्टीप्लाई आपस में कर दो, जैसे यहां पे की है, तो 2 की पावर 5 दूनी 10। अब इनकी पावर अलग अलग कर दो, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3। ऐसे ही इनकी मल्टीप्लाई करो भाई, अलग अलग पावर होंगी, तो 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 दूनी 6 गुणा 5 की पावर 2। अब जितनी पावर सेम है उनको ऐड कर लो, जैसे 2 की पावर है तो ऐड कर लो, 10 और 3 13 और 3 की पावर 3। 2 की पावर को एक साथ ऐड कर लो, 6 और 4 10, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। लो ये आपकी संख्या बदल गई। अब आपका जो क्वेश्चन है वो तैयार हो गया, आपका सवाल बच्चे अब तैयार हो चुका है, क्योंकि अब हमारी सारी बेस वैल्यू जो हैं ये अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर में बदल गई हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अच्छा ये 2 की पावर 2 होगा, सॉरी 2, तो 2 की पावर 12 कर लो फिर इसे, कोई बात नहीं, समझ तो गए ना, कुल मिलाकर समझाना था मेरा आपको मकसद। ये भी फिर 2 हो जाएगा, है ना। समझ गए ना चीजों को, किस तरीके से आपने, अगर आपको कोई कंपोजिट नंबर दिया हो उसको प्राइम में कैसे बदलते हैं। ओके आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। अब ये चीजें आपकी हो गई कंप्लीट। अब हम चलते हैं थोड़े से
थ्योरेटिकल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ। अब हमारा टारगेट है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। लैंग्वेज यानी कि भाषा पर आधारित प्रश्न। भाषा पर आधारित यानी कि जिनमें लैंग्वेज बनती है 3 लाइन की 4 लाइन की, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इतने 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 से विभाजित हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की छोटी से छोटी, उनको बोलते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है बच्चे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। अब जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है ना, भाषा पर आधारित जो प्रश्न है, वो फिक्स पैटर्न के होते हैं। फिक्स पैटर्न के मतलब कि भाई मान लो मैंने ना एक जो चीज है ना, प्रोटोटाइप तैयार कर लिया, कि भाई मैंने एक तैयार कर लिया, ये एक एप्लीकेशन है, ये एक लीव एप्लीकेशन है कि टू द प्रिंसिपल आपके स्कूल का नाम और सब्जेक्ट क्या है, लीव एप्लीकेशन, 1 डे लीव, 1 दिन की छुट्टी। और फिर मैं कंटेंट तैयार कर दूंगा यहां पर कि क्यों मुझे छुट्टी चाहिए, कि घर पे कोई मेहमान आ गए या कोई बीमार हो गया, ये छुट्टी। और फिर नीचे ये जो यहां पर क्या लिखा जाता है आप सभी जानते हैं ना, देखिए भाई यहां ये सब मैटर तो सेम रहता है। ये नीचे लिखा जाता है आपका नाम और आपका जो भी डेजिग्नेशन वगैरह है, यहां नाम लिखा जाएगा ना आपका। तो मैंने क्या किया, मैंने ये एप्लीकेशन लिखी, टाइप कर ली और ये वाला स्पेस खाली छोड़ दिया। आप आए कि सर मुझे एप्लीकेशन चाहिए, मैंने आपका नाम टाइप करके आपको दे दी। कोई और आया, सर मुझे भी एप्लीकेशन चाहिए, मैंने पहले वाले का नाम डिलीट करके दूसरे का नाम डालकर यही एप्लीकेशन उसको दे दी। इसको बोलते हैं फिक्स चीजें, कि भाई इतनी चीज फिक्स थी, बस नीचे का नाम वगैरह चेंज करना था। तो जब हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर रहे होंगे ना, तो जो सवाल की लैंग्वेज है ना वो फिक्स होगी, बस चेंज क्या होगा, चेंज डिजिट होंगी, अंक चेंज होते रहेंगे। 10 की जगह 20 हो जाएगा, 20 की जगह 60 हो जाएगा, 60 की जगह 200 हो जाएगा, लेकिन सवाल की जो लैंग्वेज भाषा होगी वो सेम रहेगी हर सवाल में। अब किस तरह की लैंग्वेज, और जब हमें सर ये पता चल गया कि लैंग्वेज सेम है और बस डिजिट चेंज होंगी, तो मैंने ना एक आपके लिए तरीका ढूंढा कि लैंग्वेज कितनी तरह की बन सकती हैं। तो लैंग्वेज बन सकती हैं बच्चे 3 तरह की, 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं यहां पर। सबसे पहले हम एलसीएम वाले केस में आते हैं कि आपसे कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, या फिर वह न्यूनतम संख्या, छोटी से छोटी या फिर न्यूनतम संख्या। इंग्लिश में क्या बोलेगा, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। वह छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या, इंग्लिश में कहेगा स्मॉलेस्ट नंबर। और यहां के बाद वो 3 तरह के सवाल में बटेगा। पहली लाइन तो सेम रहेगी, ये तो सेम रहेगी कि वह छोटी से छोटी संख्या, फिर कहेगा जो ये लिखेगा जो, ये कॉमन वर्ड है तीनों का, जो वह छोटी से छोटी संख्या जो एबीसी से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। एबीसी की जगह वो नंबर डाल देगा, 10 20 30 12 18 24, इस तरह के नंबर। सवाल कैसे बनेगा, देखो सवाल भी आपके दिमाग में सेट हो गया, वह छोटी से छोटी संख्या जो 10 20 30 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ये सवाल है। मैंने एप्लीकेशन तैयार कर दी, बस नाम चेंज करना है, एबीसी की जगह नंबर डालने हैं, एबीसी की जगह नंबर डालने हैं। इंग्लिश वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई ए बी एंड सी। पूर्णतः का मतलब होता है कंप्लीटली, दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई ए बी एंड सी।
तो उस केस में आपका जो आंसर होगा, आपका जो उत्तर होगा बच्चे, एलसीएम ले दो एबीसी का, बस एलसीएम ले दो एबीसी का, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। दूसरा जो सवाल बनता है, दूसरा भी देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जो एबीसी से विभाजित होने पर, एबीसी से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में के शेषफल, जब सवाल आएंगे ना तो आपको लगेगा अरे ये तो वही लैंग्वेज है जो सर ने लिखवाई थी। चीज क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो एबीसी से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में के शेषफल दे, विच डिवाइड्स बाय एबीसी एंड लीव्स रिमाइंडर के इन ईच केस, लीव्स रिमाइंडर के इन ईच केस, which divides by ABC and leaves remainder K in each case। तो उस केस में आपका जो आंसर होगा बच्चा, आपका आंसर होगा एलसीएम ऑफ ABC, और जो रिमाइंडर प्रत्येक स्थिति में एक रिमाइंडर आ रहा है ना, उसको आप प्लस कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा, और यहां पर ये आंसर है, ठीक है। और जो तीसरे तरह का सवाल बनता है भाई, वो क्या है, जो एबीसी से विभाजित होने पर, एबीसी से विभाजित होने पर क्रमशः, रेस्पेक्टिवली जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्रमशः एक्स वाई जेड शेषफल दे, शेषफल दे, जहां ए माइनस एक्स बराबर बी माइनस वाई बराबर सी माइनस जेड, और इसको मैं किसी एक संख्या के बराबर मान लेता हूं। अब समझो, पहले इस लाइन को समझो, सामने देखेंगे सभी लोग सामने देखेंगे। जो एबीसी से विभाजित होने पर क्रमशः एक्स वाई जेड, क्रमशः का मतलब रेस्पेक्टिवली, कि जब वो संख्या ए से विभाजित होगी तो रिमाइंडर आएगा एक्स, जब वो संख्या बी से डिवाइड होगी तो रिमाइंडर आएगा वाई, और जब वो संख्या सी से डिवाइड होगी तो रिमाइंडर आएगा जेड। ये होता है क्रमशः, यानी कि रेस्पेक्टिवली का मतलब कि पहले से डिवाइड होने पर पहले रिमाइंडर, दूसरे से डिवाइड होने पर दूसरा रिमाइंडर, और तीसरे से डिवाइड होने पर तीसरा रिमाइंडर, अलग अलग रिमाइंडर। लेकिन इस तरह के सवालों में एक चीज कॉमन देखने को आपको मिलेगी, ये मत कहना सर अगर ऐसा ना हुआ तो, भाई वो कंपलसरी है। कंपलसरी चीज, वर्ड का मतलब समझते हो आप, कंपलसरी मतलब होना ही है। तो कंपलसरी चीज आपको देखने को मिलेगी कि आप ए में से एक्स घटाओगे, वही मिलेगा जो बी में से वाई घटाने पर मिलेगा, वही मिलेगा जो सी में से जेड घटाने पर मिलेगा। और उसको भाई जब तीनों को चीज एक चीज मिल गया कि भाई जो चीज यहां मिली ए माइनस एक्स, वही बी माइनस वाई, वही सी माइनस जेड, तो मैंने मान लिया कि उसकी वैल्यू के है, उसकी वैल्यू के है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा एलसीएम ऑफ एबीसी, और जो कॉमन आपको मिला है ना ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई और सी माइनस जेड करने पर, उसे यहां हम माइनस करते हैं। ये तीन केस बनते हैं और तीनों केस आपको आने चाहिए। इनका रिवीजन आपको करना पड़ेगा कि अगर एबीसी से भाग देने पर, अगर एबीसी से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में के शेषफल बचता है,
तो वहां पर हम करते हैं प्लस के प्रत्येक स्थिति में। और अगर ए बी सी से भाग देने पर अलग अलग शेषफल आए, जहां पर ए में से एक्स घटाने पर वही मिले जो बी में से वाई घटाने पर मिलेगा और जो सी में से जेड घटाने पर मिलेगा, उसको मैंने के नाम दे दिया, तो वहां हमारा आंसर होगा ए बी सी और माइनस का के, ए बी सी माइनस का के। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैं इसके ऊपर आपको, हाँ, एचसीएफ वाला भी इसके आगे आएगा, अभी मैं फिलहाल इस पे आपको क्वेश्चंस कराता हूं। एक बार देखेंगे बच्चे जरा इसको। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7, 14, 28, 35, 42 से पूरी तरह डिविजिबल हो। देखो अब यहां आपको वही लैंग्वेज मिलेगी, बेस्ट आपको यहां डिजिट अलग मिलेंगी। जैसे वह छोटी से छोटी संख्या जो एबीसी से पूरी तरह विभाजित हो, देखो वह छोटी से छोटी संख्या जो 7, 14, 28, 35 से पूरी तरह विभाजित हो, लैंग्वेज वही है ना जो मैंने लिखवाई है, सेम लैंग्वेज आपको मिलनी है, सेम लैंग्वेज। तो इस केस में आपका आंसर होगा एलसीएम, जो संख्या आपको दी हुई है उनका एलसीएम ले लो भाई, 7, 14, 28, 35 और 42। ऑप्शन उठा लो यार, सबसे बेस्ट है भाई। मैंने डिविजिबिलिटी रूल लगाना सिखाया आपको, आपका जो भी आंसर आएगा भाई वो 7 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा, 28 से भी, 35 से भी, 42 से भी। अब आप जानते हैं कि अगर मेरा आंसर 7 से कटेगा तो ऑप्शन को काट के देख लूं मैं 7 से, जो ऑप्शन 7 से नहीं कटा उसको हटाओ भाई। 45 7 से नहीं कटता, हटाओ। 43 नहीं कटता, हटाओ। 41 भी 7 से नहीं कटता, हटाओ। एक ही ऑप्शन है, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको एलसीएम चाहिए। और एलसीएम का मतलब है इन सभी से कटने वाली संख्या। और अगर संख्या 7 से कटेगी तो मैंने 3 ऑप्शन 7 से काट के देखे, कटे ही नहीं, हटा दिए, चौथा ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। अब तो आप स्मार्ट हो चुके हो, 3-4 दिन हमें हो गए हैं इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते। ये सवाल बताओ जल्दी से। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 गुना करने पर 5, 15, 35 से भाग देने पर शेषफल 0 आए। सवाल बड़ा अलग है, ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। सवाल कहता है जिसे 3 गुना करने पर। अब मैं आपको थोड़ा सा कहता हूं कि भाई आप ये चीज भूल जाओ, ये चीज भूल जाओ, 3 गुना वाली चीज भूल जाओ। अब आप सवाल को फिर से पढ़ो। सवाल कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5, 15 और 35 से भाग देने पर शेषफल 0 आए। ये सवाल का आंसर बताओ आप। उसे 3 गुना करने, वो बाद का काम है, वो बाद का काम है। पहले आप मुझे वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 5, 15 और 35 से भाग दूं तो रिमाइंडर 0 आए। शेषफल 0 आने का मतलब होता है पूरी तरह संख्या विभाजित है, कंप्लीटली संख्या डिविजिबल है। तो भाई उस केस में हमारा आंसर होगा एलसीएम ऑफ 5, 15 और 35। कितना आएगा? ये आएगा, मुझे लग रहा है 35 दूनी 70, 15 के पहाड़े में नहीं आता, 35 तिया 105, तो 15 सत्ते 105 और 5 इससे भी कट जाएगा, यानी कि एलसीएम आ जाएगा 105। एलसीएम तो 105 आ गया, लेकिन अब मैं इस चीज को डिस्क्लोज कर रहा हूं। सवाल कह रहा है कि जो ये 105 है ना, ये कौन सी संख्या के 3 गुना करने पर हमें मिला है। जो 105 हमारा एलसीएम आया है, ये 5, 15 और 35 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या है। लेकिन सवाल कह रहा है कि हमें तो वो नंबर चाहिए जिसको 3 गुना करने पर 105 आए। ऑप्शन में देख लो कौन सी संख्या है जिसको 3 गुना मैं करूंगा तो मुझे 105 मिलेगा। टेंशन लेना ही नहीं है सवाल को देखकर। आप कहेंगे सर 70 को 3 गुना करने पर 105 मिलेगा, नहीं। 150 को नहीं। 100 को 3 गुना करने पर 105 मिलेगा, नहीं। केवल 35 ही ऐसा है जिसका 3 गुना क्या होगा? 105 होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चा? हमारा आंसर हो जाएगा 35।
35। ओके, आगे बढ़े। चलो ये सवाल देखिए एक बार, थोड़ा अलग सवाल है, थोड़ा सा अलग। सवाल है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 12, 15 और 18 से पूरी तरह डिविजिबल है। लेकिन यहां अब बात आके फंसी है जी वर्ग संख्या पे। हमें क्या बताना है? हमें बताना है वर्ग संख्या। जो आंसर है मेरा वो 12, 15 और 18 से कटना भी चाहिए और वो परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल से उड़ा दो यार, डिविजिबिलिटी रूल से। मैंने आपको बोला कि जब हम डिविजिबिलिटी रूल लगाने जाते हैं तो मैं सबसे पहले किसकी डिविजिबिलिटी ढूंढता हूं? 9 की। क्यों? 9 की डिविजिबिलिटी लगाना सबसे आसान होता है। क्या संख्या अगर 18 से कटती है तो क्या बचे? वो 9 दूनी 18, यानी कि संख्या मेरी 9 से भी कटेगी। मिल गया मुझे 9। क्या अगर संख्या 18 से कटेगी 4 ऑप्शन में तो क्या वो 9 से भी कटेगी ना? बिल्कुल कटेगी। और 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। तो जिन ऑप्शन के अंकों का योग 9 से नहीं कटता है पहले तो उन्हें हटाओ। संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, वो बाद का काम है भाई। अगर हम 3 ऑप्शन हटा गए डिविजिबिलिटी से, समझो आप मेरी बात को, अगर हम डिविजिबिलिटी से 3 ऑप्शन हटा गए तो जो चौथी बचेगी वही आंसर होगी मेरा, और पूर्ण वर्ग भी अपने आप होगी, वो परफेक्ट स्क्वायर भी अपने आप होगी। तो डिविजिबिलिटी रूल ना बहुत ताकत है, बहुत पावर है डिविजिबिलिटी रूल में। तो 9, 6 और 5 11 और 2 13, भाई ये 9 से नहीं कटता। 5 2 7 और 2 9 और 1 10, भाई ये भी नहीं कटता। 4 ये भी नहीं कटता। केवल एक ही ऑप्शन बचा और वही मेरा आंसर होगा। और देख लो ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। जो 900 है ना, ये 12 से भी कटेगा, ये 15 से भी कटेगा और ये 18 से भी कटेगा। और 900 मेरा परफेक्ट स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900 होता है। देख लो ये पूर्ण वर्ग संख्या भी है। सारी कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगी, सारी कंडीशन। ये तो हो गया डिविजिबिलिटी रूल। अगर आप इसे बेसिक से जाना चाहते हैं तो जरा बेसिक से भी देख लो, जरा आप एक बार बेसिक से भी देख लो। भाई क्या करना है, यहां 12 लिखना है, यहां 15 और यहां 18। 2 से शुरू करना है। 2 छिक्के 12, 15 को ऐसे ही रहने दो, 2 नाम 18। फिर 2 से आ जाओ, 2 तिया 6, 15 और 9। अब 3 से आ जाओ, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। अब 3 से आ जाओ, 1 5 और 1। और अब 5 से आ जाओ तो 1 1 और 1। इस तरीके से आपने एलसीएम निकाला। अब चूंकि बच्चे मुझे चाहिए थी पूर्ण वर्ग संख्या, क्या आप मुझे बता सकते हो कि कोई भी पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है वो किस फॉर्मेट में होता है? क्या वो इस फॉर्मेट में होता है, ए स्क्वायर के फॉर्मेट में होता है कि नहीं? ए स्क्वायर के, ए स्क्वायर का फॉर्मेट का मतलब है कि एक संख्या को जब मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही संख्या को जब मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो वो पूर्ण वर्ग बन गई, तो वो पूर्ण वर्ग बन गई। अब अगर मैं आपसे कहूं परफेक्ट क्यूब यानी कि पूर्ण घन, तो परफेक्ट क्यूब क्या होता है बच्चा? अगर आपको पावर 3 करना है, दैट इज परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब यानी कि एक ही संख्या को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं, यह होता है पूर्ण घन। यहां पर इस वाले क्वेश्चन में हमारा जो मतलब है वो पूर्ण वर्ग से है, एक ही संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करना। अब जो आपने इधर लिखा, आपने क्या करना है, आपको चाहिए पूर्ण वर्ग। आप क्या करो, 2 2 संख्या के
आप घर बनाते हुए चलो, बक्से में बंद कर दो भाई, 2 और 2 बक्से में बंद कर दिया, क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग चाहिए तो हमने 2 एक जैसी संख्या को बक्से में बंद कर दिया, इन दोनों को बक्से में बंद कर दिया, एक जैसी 2 संख्या मिल गई। लेकिन गड़बड़ आई कि 5 अकेला रह गया, तो क्या करो, अपनी तरफ से 1 और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, अपनी तरफ से 1 और 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 और 5 से आपने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 5 पूरे 25, 25 चौके 100 निम्मा 900, आ गया ना आंसर। अगर पूर्ण वर्ग कहेगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर कहेगा, तो आपने 2 एक जैसी संख्या को बक्से में बंद करते जाना है, और जहां 2 संख्या नहीं है, एक ही है, तो अपनी तरफ से आपने गुणा करते चलनी है। आपका आंसर आपको मिल जाएगा, आपका आंसर आपको मिल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं अगला सवाल आपको दूं, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या। अब यहां सवाल है पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब का, जो 72, 108 और 300 से डिविजिबल है। अब यह सवाल आपको मैं दूंगा होमवर्क में, और पूर्ण घन की कंडीशन मैंने आपको बता भी दी है, 3 संख्या एक जैसी, यानी कि इस सवाल में तो हमने 2 संख्या को बक्से में बंद किया, इस सवाल में हमें 3 संख्या को बक्से में बंद करना है, और जिस बक्से में 3 संख्या नहीं है, अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करके 3 संख्या बना दो, फिर जो भी आए आप आंसर कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, तो ये सवाल एनटीपीसी में भी आया है और आप लोगों को मुझे इसे बताना भी है। बाकी कल और मिलेंगे आगे के सेशन के साथ। बढ़िया अच्छा सेशन रहा आज का। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।